फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी परिंदे। परिंदे निर्मल वर्मा की काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। मैंने इस पीडीएफ में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिनसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण कथनों को भी इस पीडीएफ में मैंने शामिल किया है, जिससे परीक्षा में लगातार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि परिंदे कहानी किस प्रकार की कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हमें इस कहानी का विषय क्या है, इस कहानी में किस विषय पर ज़्यादा जोर दिया गया है, इन सारे तथ्यों को भी एक बार देख लेना चाहिए। तो इस कहानी में पारंपरिक रूप में स्त्री की सोच का चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रेम का त्रिकोणीपन का चित्रण देखने को मिलता है। स्त्री मन के पर्दे को ये कहानी खोलती है कि स्त्री किस प्रकार अपने भविष्य को लेकर विचार करती है, उसका चित्रण निर्मल वर्मा ने बखूबी किया है। जीवन की आंतरिक लय भावबोध को इस कहानी में दर्शाया गया है। नारी मन की मनोस्थिति का चित्रण देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे। साथ ही इस कहानी में जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो मैं आपको लगातार बताती चलूँगी। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि परिंदे कहानी के लेखक कौन है। तो परिंदे कहानी के जो लेखक है वो हैं निर्मल वर्मा। और परिंदे कहानी का प्रकाशन कब हुआ? परिंदे कहानी का प्रकाशन हुआ 1960 ईस्वी। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी यूजीसी ने इसकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि परिंदे कहानी का प्रकाशन कब हुआ है। तो परिंदे कहानी का प्रकाशन जो हुआ है वो हुआ है 1960 ईस्वी, जो कि एक दुनिया समांतर में संकलित है। कई विद्वानों ने इस कहानी से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत माना है। इस कहानी में अकेलेपन से जूझते हुए कई परेशानियों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे यही कारण है कि इस कहानी का नाम परिंदे रखा गया। कहानी लतिका नामक पात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जहां वे अपने भूतकाल के जीवन से उभर ना पाने की पीड़ा से चिंतित है, वहीं वह बेहद अकेली भी है। आगे हम लोग देखेंगे इस कहानी के महत्वपूर्ण पात्र, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पात्रों से हमें प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो भी कहानी उपन्यास रचनाएं शामिल हैं, आपको उन रचनाओं के लेखक कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है, पात्र क्या है और कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी के प्रमुख पात्रों को। सबसे जो पहले प्रमुख पात्र है वो है लतिका। कहानी की केंद्रीय पात्र है, छात्रावास की वार्डन है। दूसरे जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है मेजर गिरीश नेगी, लतिका के पूर्व प्रेमी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि कुमायूं रेजिमेंटल में कैप्टन के पद पर कार्यरत थे। आगे है सुधा और जूली, छात्रावास की छात्रा। जिस हॉस्टल में लतिका वार्डन थी उसी हॉस्टल की ये दो छात्राएं थी, सुधा और जूली, जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र है, जिनसे कहानी का प्रारंभ हम मान सकते हैं कि हुआ था। ठीक है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है, जो बेहद ही आलसी इंसान है। करीमुद्दीन को हॉस्टल का जोकर कह के भी इस कहानी में संबोधित किया गया है। तो ये प्रश्न भी आप ध्यान में रखिएगा कि परिंदे कहानी में जोकर कह के किसे संबोधित किया गया था, तो करीमुद्दीन को संबोधित किया गया था। मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका को पसंद करते हैं, स्कूल में संगीत के शिक्षक हैं। ह्यूबर्ट जो होते हैं वो संगीत के टीचर हैं। उनके मन में लतिका के लिए प्रेम होता है। उनको ये बात बिल्कुल पता नहीं होती है कि लतिका का कोई पहले भी प्रेमी रह चुका है। पर ह्यूबर्ट ने जब लतिका को एक प्रेम पत्र लिखा था तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि लतिका पहले किसी से प्रेम किया करती थी। परंतु जब उनको ये बात पता चलती है कि लतिका का कोई पहले पूर्व प्रेमी भी रह चुका है, तो उनको अब अपना जो प्रेम पत्र दिए रहते हैं उसके लिए बहुत ही ग्लानि होती है और वो लतिका से इस बात के लिए क्षमा भी मांगते हैं। आगे हम देखेंगे डॉक्टर मुखर्जी, जो कि लतिका को समय समय पर मार्गदर्शित किया करते थे, जो कि आधे वर्मी थे। हर बार वर्मन जाने की बात हमेशा किया करते थे। वह यहाँ बस चुके थे। प्रैक्टिस के अलावा स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाते थे। जो डॉक्टर मुखर्जी होते हैं वो वर्मन जाने की बात बार बार किया करते थे, परंतु उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात होती थी कि ऐसा ना हो कि मैंने अपने जिस देश को छोड़ा है वहाँ के लोग मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे, मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेला तो नहीं रहूँगा। उनके मन में ये सारे विचार कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो इस वजह से वो परेशान रहते हैं कि मुझे एक बार वर्मन जाना है, परंतु अंत तक वो वर्मन नहीं जा पाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मिस वुड, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं। फादर एमट, जो कि फादरी हैं। आगे हम देखेंगे कहानी की समीक्षा। जो परिंदे कहानी है उसकी हम समीक्षा देखेंगे कि इस कहानी में किस प्रकार निर्मल वर्मा ने सुंदर प्राकृतिक चित्रण तथा स्त्री मन की दशा, त्रिकोणी प्रेम का खुलकर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो आइए हम लोग इस कहानी की समीक्षा को देखते हैं।
कहानी की शुरुआत होती है छात्रावास के छुट्टियों के अंतिम दिन से। जिस प्रकार हम लोगों की गर्मी की छुट्टी होती है, उसी प्रकार जो पहाड़ी एरियाज़ में स्कूल्स होते हैं और वहाँ पे ठंडी की छुट्टी होती है। जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो वहाँ पे छुट्टी हो जाती है। तो ये जो परिंदे कहानी है वो उस छुट्टी के अंतिम दिन की कहानी है, वो उस आखिरी रात की कहानी है। और ये पूरी परिंदे कहानी जो है वो एक रात की कहानी है। ठीक है, तो आइए हम उस कहानी की समीक्षा देखते हैं। यहाँ लड़कियां अंतिम दिन का आनंद ले रही होती हैं, उनकी पार्टी वगैरह चलती रहती है, किंतु लतिका अपने अंदर व्याप्त अकेलेपन से जूझती रहती है। लोगों के उसके प्रति सोच के बारे में सोचती रहती है कि सभी जानते हैं वो हमेशा छुट्टियों में यहीं रहती और हमेशा एक ही बहाना बनाती है। जो लतिका होती है उसके मन में एक ही बात हमेशा चलती है कि वो कभी भी छुट्टी में अपने घर नहीं जाती है, और हर कोई उसके बारे में बातें बनाता है कि वो कभी भी अपने घर नहीं जाती है, हर छुट्टी में एक ही बहाना करती है। तो वो उन सारी बातों को सोचकर विचार विमर्श करती है अपना। उसे उस छोटे से हिल स्टेशन की स्नोफॉल बेहद पसंद है, इसीलिए वो घर नहीं जा रही है। लतिका हर बार यही बहाना बनाती है कि मुझे इस छोटे से हिल स्टेशन की स्नोफॉल काफ़ी पसंद है, और वो इसी बहाने को लगातार बनाती हुई सोचती है कि मैं हमेशा एक ही बहाना बनाती हूँ, और उसको मन में कहीं ना कहीं ग्लानि होती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। कि लतिका को डॉक्टर मुखर्जी मिस ह्यूबर्ट अपने कमरे में एक कॉन्सर्ट पर निमंत्रण देते हैं। वो मना करती है, फिर भी उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। लतिका वहाँ पर जाकर खुद में ही खोई रहती है, सोचती है कि क्या वो अब बूढ़ी हो गई है अपनी स्कूल के प्रिंसिपल की तरह। लतिका के मन में जब ह्यूबर्ट ने उसे प्रेम पत्र दिया होता है, उसके पहले वो यही बात सोचती है कि कहीं मैं बूढ़ी तो नहीं हो गई हूँ अपने स्कूल की प्रिंसिपल की तरह। पर जब उसको इस बात का ख्याल आता है कि ह्यूबर्ट ने उसे प्रेम पत्र दिया था, तो वो मन ही मन में मुस्कुराती है। तभी उसे याद आया कि ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र जो उसे कुछ महीने पहले ही मिला था। तो वो ये बात सोच के मन ही मन मुस्कुराती है कि उसे कुछ महीने पहले ही तो ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, यानी वो अभी तक उतनी भी बूढ़ी नहीं हो जितना वो सोच रही है। उसे इस बात की तसल्ली होती है कि वो अभी बूढ़ी नहीं हुई है, अभी उसमें कुछ ना कुछ आकर्षण बाकी है। तभी वह वहाँ से उठकर चली जाती है। डॉक्टर मुखर्जी भी अकेलेपन से ग्रस्त हैं। वह अपने बारे में कुछ भी किसी से बताते नहीं हैं, पर सब कहते हैं कि वर्मन से आते वक्त डॉक्टर की पत्नी का देहांत हो गया था। डॉक्टर हमेशा वर्मन जाने की बात किया करते हैं। डॉक्टर के अकेलेपन का जिक्र इस वाक्य से होता है जो मिस ह्यूबर्ट से कहते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है। क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? जो ये कथन है ये जो डॉक्टर होते हैं वो ह्यूबर्ट से कहते हैं अपने मन की बात, और ये कथन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस कथन को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कथन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस कहानी से महत्वपूर्ण कथन ने उन सारे कथनों को भी इस पीडीएफ में शामिल कर दिया है, जिससे परीक्षा में आपको डायरेक्ट प्रश्न इससे देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं, डॉक्टर मुखर्जी ने ह्यूबर्ट से अपने मन की बात कही। जो डॉक्टर मुखर्जी होते हैं वो लतिका और गिरीश नेगी के प्रेम प्रसंग के बारे में डॉक्टर ह्यूबर्ट को बताते हैं। गिरीश नेगी के साथ उनकी अंतिम मुलाकात के बारे में और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। गिरीश नेगी से जब लतिका की अंतिम मुलाकात होती है और उसी के बाद गिरीश नेगी की मृत्यु हो जाती है, ये सारी बात डॉक्टर मुखर्जी ह्यूबर्ट को बताते हैं। और ह्यूबर्ट जब ये सारी बातें सुनता है तभी उसको ग्लानि होती है कि उसने ये क्या किया। उसने जो लतिका को प्रेम पत्र दिया होता है उसके लिए उसको बहुत ग्लानि होती है, और उस चीज़ के लिए वो क्षमा भी मांगता है लतिका से। लतिका स्कूल के समारोह में गिरीश नेगी से वह अनकही बातें सोचने लगी जिन्हें वह कहना चाहती थी, पर वो कभी उनसे कह नहीं पाई। वह हमेशा अकेलेपन और पुरानी यादों के तले ही घुटती रहती है। वो पुरानी यादों से मुक्त नहीं हो पाती। जो लतिका है वो अपनी पुरानी यादों से कभी मुक्त नहीं हो पाती है। कहानी बीच बीच में पुरानी स्मृतियाँ लिए हुए चली आती हैं, जिसमें लतिका और गिरीश नेगी के बीते दिनों की बातें होती हैं। उससे लतिका पुरानी यादों के दुख से निकलना चाहती है, किंतु उससे उसका कुछ छीना जा रहा है। उसको कुछ ऐसा प्रतीत होता है। परिंदों का बेड़ा जो हर साल सर्दियों की छुट्टी के समय आता है और बर्फ़ के आने की प्रतीक्षा करते हैं जब वो वापस उड़ जाएंगे। उन परिंदों से डॉक्टर और ह्यूबर्ट अपनी तुलना करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जिस प्रकार परिंदे ठंडी के दिन में बर्फबारी जब होती थी तो बर्फ़ वाले इलाके में आया करते थे, और जब बर्फबारी ख़त्म हो जाया करती थी तो वो उड़ के अपने पुनः पुराने स्थान पे चले जाया करते थे। तो डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट बैठ के यही बात करते हैं कि ये लोग तो अपने स्थान पे वापस चले जा रहे हैं, पर हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग तो हमेशा से इसी स्कूल में हैं, इसी स्कूल में कार्यरत हैं। ये लोग अपने मन के विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं।
डॉक्टर मुखर्जी लतिका से कहते हैं, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपके रहना भी, यह भी तो गलत है। ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कथन भी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। कि आगे हम लोग देखेंगे, कहानी में बीते कल की पीड़ाजनक बातों को भूलकर आगे के जीवन को खुशी खुशी जीने की बात बतलाई गई है। किसी के ना होने के गम में दुखी होकर ज़िंदगी को नीरस बनाने से बेहतर है अच्छी बातों को याद कर ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ज़िंदगी कभी किसी के ना होने के अभाव से ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि उसके बाद भी ज़िंदगी होती है। कहानी के अंत में लतिका को इस बात की समझ होती है कि किसी के अभाव में पूरा जीवन हम बिता नहीं सकते हैं, तो हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते ही रहना होगा। इसीलिए वह जूली के प्रेमी का पत्र उसके सिराने रख देती है कि बजाय उदास रहने के सभी को ज़िंदगी जीने का हक है। जो जूली होती है वो उस हॉस्टल की एक छात्रा होती है जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ में लग जाता है, और उस प्रेम पत्र को जब लतिका प्राप्त करती है तो वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है कि किस प्रकार गिरीश नेगी ने भी उसे पत्र दिया था, और वो जूली का पत्र अपने पास रख लेती है। परंतु जब लतिका को इस बात का एहसास होता है कि हमें अपनी पुरानी यादों से निकलना चाहिए, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो वो जूली का पत्र जूली के पास वापस रख के आ जाती है। परिंदे कहानी अन्य कहानियों से हटकर है, जिसमें संवाद पूर्णता स्थिरता का यथावत चित्रण किया गया है। जिसमें इस कहानी का चित्रण अत्यंत सशक्त प्रभावोत्पादक शैली में किया गया है। यह कहानी पाठकों पर अलग ही प्रभाव छोड़ता है जो क्षणिक नहीं होती है। यह कहानी पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है, पाठकों पर अलग प्रभाव छोड़ती है जो कि क्षणिक नहीं होता है। यह कहानी पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। इस प्रकार इस कहानी में निर्मल वर्मा ने आसपास के वातावरण का भी काफ़ी सुंदर चित्रण किया है। इस कहानी में अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, विभिन्न स्थानों का विवरण भी किया गया है। कहानी की भाषा जो है काफ़ी सरल और सहज है। परिस्थितियों के अनुसार संवाद का चित्रण किया गया है। प्रकृति का सुंदर चित्रण है। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन किस प्रकार होता है, उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सभी बातों का खुलकर निर्मल वर्मा ने अपने परिंदे कहानी में चित्रण प्रस्तुत किया है। ये पूरी की पूरी कहानी एक दिन की घटना पर आधारित है। इस कहानी से संबंधित मुझे एक महत्वपूर्ण कथन नामवर सिंह की याद आ रही है, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी कहा था। ठीक है, इस कहानी का शीर्षक जो परिंदे है, वो परिंदे क्यों रखा गया? आप लोगों ने कभी इस बात को सोचा कि इस कहानी का शीर्षक परिंदे क्यों रखा गया? परिंदे का अर्थ होता है, परिंदा हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो किसी न किसी दिन चला जाएगा। मिस लतिका के लिए गिरीश नेगी जो कि एक परिंदे के समान है, जो उसके जीवन में आया और फिर आकर अचानक से चला गया। उसी प्रकार वर्मन से आए डॉक्टर मुखर्जी भी एक परिंदे के समान है, क्योंकि वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आए थे। तो परिंदे का अर्थ यही होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान जब भी पलायन करते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो आप यादों को छोड़ते हैं, उसे हम परिंदे कहते हैं, क्योंकि पुरानी यादों को छोड़ के ही आगे बढ़ना होता है। तो इस प्रकार जो नई कहानी होती है, नई कहानी में अकेलेपन, रिश्तों का खोखलापन का चित्र हमें अवश्य देखने को मिलता है, और जो परिंदे कहानी है वो नई कहानी की ही है। आशा करती हूँ कि मैंने परिंदे कहानी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए होंगे वो सब आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। बाकी इस कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो या फिर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दूँगी। थैंक यू।